तो आज हम लोग रिकैप करेंगे वेव ऑप्टिक्स का कि वेव ऑप्टिक्स में हम लोगों ने जो भी पढ़ा है प्रीवियस 3 क्लासेस में उसका रिकैप कर लेते हैं। फर्स्ट पॉइंट, लाइट इज़ एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। लाइट क्या है? एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है जिसका इक्वेशन, मैथमेटिकल इक्वेशन, किसी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को हम लोग मैथमेटिकली कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ई एक्स कॉमा टी इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। और ये है मैग्नेटिक फील्ड बी एक्स कॉमा टी बी नॉट साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। यहाँ वाई लगाने का मतलब है कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो वाई के डायरेक्शन में है और जो मैग्नेटिक फील्ड है वो जेड के डायरेक्शन में है। और इस माइनस का क्या मतलब है? इस माइनस का मतलब है कि लाइट जो है वो पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में प्रोपगेट कर रहा है। चूँकि ये सब हम बहुत पहले पढ़ा चुके, प्रीवियस थ्री क्लासेस में हम इसके बारे में पढ़ा चुके हैं, इसीलिए हम यहाँ पर फास्ट वे में रिकैप कर रहे हैं। इस पूरे टर्म ओमेगा टी माइनस के एक्स को क्या बोला जाता है? फेज बोला जाता है। फाई से नोटेशन करते हैं। ओमेगा बाई के जो होता है वो स्पीड ऑफ वेव कहलाता है। ओमेगा बराबर होता है 2 पाई इंटू फ्रीक्वेंसी, या हम लोग लिख सकते हैं 2 पाई अपॉन टी, क्योंकि रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड इज कॉल्ड लीनियर फ्रीक्वेंसी। और के जो है वो वेव कांस्टेंट है जिसको कि हम लोग बोलते हैं 2 पाई बाय लैम्डा। तो अगर हम ओमेगा बाई के करें तो हमको क्या आ जाएगा? फ्रीक्वेंसी इंटू वेवलेंथ। और फ्रीक्वेंसी इंटू वेवलेंथ क्या होता है? स्पीड ऑफ वेव होता है। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का स्पीड जो होता है वो 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड वैक्यूम में होता है, जिसको कि हम लोग सी से रिप्रेजेंट करते हैं। ये जो बी नॉट है, ये बी नॉट एम्पलीट्यूड को रिप्रेजेंट करता है। किसको रिप्रेजेंट करता है? एम्पलीट्यूड को। और ये जो पूरा टर्म है ई एक्स कॉमा टी, ठीक है, ये दिखाता है स्पेस एंड टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड। और इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हम यहाँ पर किए हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड वाई के डायरेक्शन में वाइब्रेट कर रहा है और मैग्नेटिक फील्ड जेड के डायरेक्शन में वाइब्रेट कर रहा है, ठीक है। और ये प्रोपगेशन ऑफ वेव है, एक्स एक्सिस जो है वो प्रोपगेशन ऑफ वेव है। और तीनों क्या होता है? हमेशा म्यूचुअली एक दूसरे के परपेंडिकुलर होता है। दूसरा पॉइंट है वेव कैरेक्टरिस्टिक्स। कि वेव में क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक होता है। जब भी आप किसी वेव का बात करते हैं तो वेव में ये 3-4 कैरेक्टरिस्टिक होता ही है। क्या होता है भाई? एम्पलीट्यूड। तो एम्पलीट्यूड हम लोग समझ गए कि ये जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होता है ना, इस पोजीशन से जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है वाइब्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? एम्पलीट्यूड बोलते हैं। यहाँ पर हम लोग ई नॉट से रिप्रेजेंट किए। वेवलेंथ लैम्डा है, ठीक है, ऐसा यूनिट मीटर होता है। फ्रीक्वेंसी, ठीक है, ले वेवलेंथ जो होता है ये मीडियम डिपेंडेंट होता है, और जो फ्रीक्वेंसी होता है वो सोर्स डिपेंडेंट होता है। स्पीड जो होता है वो भी क्या होता है? मीडियम डिपेंडेंट होता है। क्यों? क्योंकि C बराबर क्या होता है? रिलेशन अमॉन्ग C फ्रीक्वेंसी एंड लेमडा, वो क्या होता है? C बराबर फ्रीक्वेंसी इंटू वेवलेंथ। चूंकि वेवलेंथ मीडियम डिपेंडेंट है इसीलिए C भी क्या हो जाता है? मीडियम डिपेंडेंट हो जाता है, ठीक है। तीसरा पॉइंट जो हम कवर कर रहे हैं वो है ल्यूमिनस इंटेंसिटी वर्सेस इंटेंसिटी जो हम लोग को पढ़ना है वो पावर पर यूनिट एरिया वाला पढ़ना है, पावर पर यूनिट सॉलिड एंगल वाला इंटेंसिटी नहीं पढ़ना है। बस फॉर सेक ऑफ नॉलेज हम यहाँ पर ल्यूमिनस इंटेंसिटी के बारे में भी बता दिए हैं। वो क्या है कि ल्यूमिनस इंटेंसिटी जो है वो पावर पर यूनिट सॉलिड एंगल है, जिसका ऐसा यूनिट क्या होता है? कैंडेला होता है। और जो इंटेंसिटी हम लोग जो लाइट के बारे में पढ़ने जा रहे हैं वो होता है पावर पर यूनिट एरिया, जिसका ऐसा यूनिट क्या होता है? वाट पर मीटर स्क्वायर। और यहाँ पर दो चीज़ है, वो क्या कि इंटेंसिटी हमको डिफाइन करना है इन टर्म्स ऑफ फोटोन पिक्चर ऑफ लाइट। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि लाइट का ड्वेल नेचर होता है, पार्टिकल की तरह भी बिहेव करता है, वेव की तरह भी बिहेव करता है। तो पार्टिकल नेचर के अनुसार से क्या है इंटेंसिटी को हम लोग कैसे समझ सकते हैं। तो पहले हम ये बता दें कि लाइट जो है फोटोन से मिलके बना है, और एक फोटोन का जो एनर्जी होता है वो होता है h इंटू न्यू, जिसको कि हम लोग लिखते हैं hc बाई लेमडा। इसीलिए हम लिख सकते हैं इंटेंसिटी कि नंबर ऑफ फोटोन्स क्रॉसिंग, फॉलिंग या एब्जॉर्बिंग पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। एक यूनिट एरिया में एक यूनिट सेकेंड में कितना नंबर ऑफ फोटोन एब्जॉर्ब हो रहा है या क्रॉस कर रहा है या फॉल कर रहा है, वही चीज़ क्या कहलाता है? इंटेंसिटी कहलाता है। लेकिन वेव ऑप्टिक्स के अनुसार से इंटेंसिटी क्या होता है? इंटेंसिटी वेव ऑप्टिक्स के अनुसार सिंपली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड होता है।
तो अगर हम पूछे कि इंटेंसिटी हम फोटोन पिक्चर ऑफ लाइट के अनुसार कैसे बढ़ा सकते हैं, तो फोटोन पिक्चर ऑफ लाइट के अनुसार से अगर इंटेंसिटी बढ़ाना है तो हमको क्या करना पड़ेगा, नंबर ऑफ फोटोन्स को इंक्रीज करना पड़ेगा, यानी ज़्यादा नंबर ऑफ फोटोन को गिराना पड़ेगा सरफेस पे, एरिया पे पर यूनिट टाइम। और अगर हम वेव ऑप्टिक्स के अनुसार से अगर हम इंटेंसिटी बढ़ाना चाहते हैं तो क्या करना पड़ेगा कि हमको वेव का एम्पलीट्यूड बढ़ाना पड़ेगा। एम्पलीट्यूड बढ़ाना पड़ेगा कहने का मतलब ई नॉट बढ़ाना पड़ेगा, और ग्राफिकली ई नॉट क्या है, वो ये है मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। फिर हम लोगों ने अनपोलराइज्ड लाइट भी देखा था, तो हम बोले थे कि इस इक्वेशन में जब हम वाई लिखे हैं, ठीक है, तो इसका मतलब होता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा वाई के अलॉन्ग ही डायरेक्टेड है विद द एडवांसमेंट ऑफ वेव। वेव जब एक्स के डायरेक्शन में प्रोपगेट कर रहा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन हमेशा वाई के अलॉन्ग ही है, ये वाई के अलॉन्ग ही वाइब्रेट कर रहा है। लेकिन रियलिटी में क्या होता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर जो लाइट के साथ एसोसिएटेड रहता है वो हमेशा डायरेक्शन अपना चेंज करता रहता है, और उस चेंज करने के कारण, लेकिन चेंज करता रहता है, और कंडीशन क्या है, कंडीशन ये है कि चेंज करता रहता है लेकिन हमेशा परपेंडिकुलर होता है मैग्नेटिक फील्ड कंपोनेंट के और प्रोपगेशन ऑफ वेव को। तो ऐसे वेव को हम लोग क्या बोलते हैं, ऐसे लाइट को हम लोग क्या बोलते हैं, अनपोलराइज्ड लाइट बोलते हैं। जनरली हम लोग के पास जितना भी लाइट हम लोग देखते हैं वो सब अनपोलराइज्ड लाइट है। जैसे बल्ब से अगर कोई लाइट आ रहा तो वो अनपोलराइज्ड लाइट है, सन से लाइट आ रहा वो अनपोलराइज्ड लाइट है, 2 कैंडल्स है वो भी अनपोलराइज्ड है, ठीक है। तो नेक्स्ट हम लोग करते हैं, नेक्स्ट है हम लोग का टॉपिक, ये सब हम पहले पढ़ा चुके हैं, हम रिकैप कर रहे हैं। इन कोहेरेंट और इनकोहेरेंट सोर्स। कोहेरेंट सोर्स क्या होता है, तो फेज के बारे में अभी हम लोग देखे थे, ये पूरा टर्म क्या कहलाता है, फेज। ये पूरा टर्म क्या कहलाता है, फेज। इसको अगर, इस फेज को अगर हम φ1 बोले, इस फेज को अगर हम φ2 बोले, और हम φ2 माइनस φ1 निकाले अगर, बड़ा फेज, इसका फेज बड़ा है क्योंकि इसमें φ ही है और इसमें φ नहीं है, तो ये वाला फेज बड़ा है और ये वाला फेज छोटा है। तो हम डिफरेंस अगर निकालना चाहते हो तो क्या करेंगे, बड़ा में छोटा को घटाएंगे, तो φ2 माइनस φ1 करेंगे, तो वो डेल्टा फाई आया जिसको हम फाई बोल रहे हैं, फेज डिफरेंस फाई। तो कोहेरेंट सोर्स क्या होता है, जैसे कि ये जो वेव जनरेट कर रहा है सोर्स S1 और एक सोर्स S2, S1 अपना वेव जनरेट कर रहा है, S2 अपना वेव जनरेट कर रहा है, लेकिन दोनों जो वेव जनरेट कर रहा है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव यानी लाइट जो जनरेट कर रहा है, उस दोनों लाइट वेव के बीच में जो फेज डिफरेंस है वो फंक्शन ऑफ टाइम पर डिपेंड नहीं कर रहा है। फंक्शन ऑफ टाइम पर डिपेंड नहीं कर रहा है कहने का मतलब क्या है, फेज जो है दो सोर्स के बीच समय के साथ नहीं बदल रहा है। जब दो सोर्स के बीच का फेज डिफरेंस समय के साथ ना बदले लेकिन पोजीशन के साथ बदल सकता है, ऐसे सोर्स को हम लोग क्या बोलते हैं, कोहेरेंट सोर्स बोलते हैं। और जैसा जिसका फेज डिफरेंस फंक्शन ऑफ टाइम हो, यानी कहने का मतलब वो समय पर एक ही पोजीशन पर समय के साथ फेज डिफरेंस अगर चेंज करता जाए तो ऐसे सोर्स को हम लोग क्या बोलते हैं, इनकोहेरेंट बोलते हैं। सुपर पोजिशन ऑफ वेव भी हम लोग पढ़ चुके थे कि यही जो वेव है S1 और यही जो सोर्स है S1 जो कि वेव जनरेट कर रहा है Y1, और ये जो सोर्स है S2 जो कि वेव जनरेट कर रहा है Y2, तो इसका जो रिजल्टेंट होता है वो सुपर पोजिशन प्रिंसिपल से हम लोग निकालते हैं, उसका जो फाइनल रिजल्ट आता है वो ये होता है। ये हम प्रीवियस क्लास में कर चुके हैं, इसीलिए हम डायरेक्ट रिजल्ट लिख रहे हैं, वाई आर इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस डेल्टा, जहाँ पर ए जो है वो एम्पलीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेव है जिसका वैल्यू होता है A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2 A1 A2 cos फाई रूट अंडर, और टेन डेल्टा बराबर होता है A1 साइन फाई डिवाइडेड बाय A1 cos फाई प्लस A2। अब ध्यान देने वाला बात यह है कि A1 ही ऊपर क्यों है, तो ध्यान से देखा जाए तो हम बोले कि इसका फेज φ1 है और इसका फेज φ2 है, तो हमको क्लियरली पता चल रहा है कि φ2 जो है वो φ1 से क्या है, बड़ा है। यानी हम वो वाला एम्पलीट्यूड ऊपर लिखते हैं और उसके साथ साइन फाई लगाते हैं जिसका फेज क्या होता है, छोटा होता है। तो ये फेज है φ1 और इसके करस्पॉन्डिंग एम्पलीट्यूड कितना है, A1। ये फेज है φ2, इसके करस्पॉन्डिंग क्या है, A2। तो φ2 चूंकि बड़ा है इसीलिए छोटा वाला एम्पलीट्यूड हम लोग लेते हैं, छोटा, ठीक है, छोटा फेज का एम्पलीट्यूड लेते हैं। तो ये हो गया A1 और ये A2। तो हाँ ये समझ में आया होगा हम क्या कहना चाहते हैं, A1 वो एम्पलीट्यूड होता है जिसका फेज छोटा होता है, और A2 वो वाला एम्पलीट्यूड होता है जिसका फेज बड़ा होता है। और इंटेंसिटी का हम लोग दो फॉर्मूला, ये एम्पलीट्यूड का स्क्वायर कर सकते हैं दोनों साइड, तो ये लिख सकते हैं। और इंटेंसिटी का चूंकि हम लोग जानते हैं इंटेंसिटी जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड स्क्वायर होता है, इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड स्क्वायर, इसीलिए हम लिख सकते हैं
ए स्क्वायर की जगह पर आई, A1 स्क्वायर की जगह पर I1, A2 स्क्वायर की जगह पर I2, अब प्लस 2 A1 A2, तो रूट अंडर A1 I1 I2 cos फाई हो जाएगा। तो ये जब दो वेव सुपर इम्पोज करेगा, दोनों का एम्पलीट्यूड अगर अलग अलग होगा, तब ये वाला फॉर्मूला हम लोग यूज़ करते हैं, और दोनों का इंटेंसिटी अगर डिफरेंट डिफरेंट होगा तो ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। लेकिन ये वाला केस हम क्या बताएं कि अगर एम्पलीट्यूड दोनों वेव का जो सुपर इम्पोज कर रहा है अगर बराबर हो जाए, तो रिजल्ट क्या आ जाएगा, एम्पलीट्यूड का एक्सप्रेशन क्या आ जाएगा, एम्पलीट्यूड का एक्सप्रेशन आ जाएगा ए बराबर 2A0 cos फाई बाई 2। फाई क्या है, फेज डिफरेंस है दोनों वेव के बीच का, और इंटेंसिटी अगर बराबर है तो आई बराबर क्या हो जाएगा, 4I0 cos स्क्वायर फाई बाई 2, जहाँ पर फाई क्या है, फेज डिफरेंस है, और लास्ट टर्मिनोलॉजी है वो है फेज डिफरेंस। फेज डिफरेंस का जो फॉर्मूला होता है वो होता है म्यू, यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम, जिस मीडियम में दोनों वेव सुपर इम्पोज कर रहा है, इंटू 2 पाई बाई लेमडा इंटू डेल्टा एक्स, जहाँ पर डेल्टा एक्स को हम लोग क्या बोलते हैं, डेल्टा एक्स को बोलते हैं पाथ डिफरेंस। अब ये इंपॉर्टेंट बात है कि डेल्टा फाई जो होता है दो कारण से जनरेट हो सकता है, एक तो पाथ डिफरेंस के कारण जनरेट हो सकता है और एक इनिशियल फेज डिफरेंस के कारण जनरेट हो सकता है। इनिशियल फेज डिफरेंस हमको पता चलता है वेव के इक्वेशन से, जो वेव का इक्वेशन हमको दिया हुआ रहता है उससे हमको पता चलता है कि दोनों के बीच में इनिशियल फेज डिफरेंस है या नहीं। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो φ2 माइनस φ1 के बीच में फाई का डिफरेंस है ना, तो इस दोनों वेव के बीच में इनिशियल फेज डिफरेंस है। तो ये सब हम पहले पढ़ा चुके थे। इस तरह से आप लोगों को भी इतना सारा बात याद होना चाहिए, क्योंकि सवाल और कंसेप्ट, सवाल जो होगा, प्रॉब्लम जो या थियोरेटिकल चीज़ जो होगा वो सब इसी से हम लोग जवाब दे पाएंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट हम लोग करते हैं आगे, हम लोग बढ़ाते हैं और इंटरफेरेंस में इन करते हैं। तो इंटरफेरेंस का मतलब क्या होता है, इंटरफेरेंस का मतलब क्या होता है, जब भी दो वेव किसी पॉइंट पर, जैसे मान लेते हैं एक सोर्स S1 है और एक सोर्स S2 है, और ये स्पेस में कहीं जा रहा है, इस डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहा है और ये भी इस डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहा है, तो स्पेस में किसी पॉइंट पर ये मिला, मान लेते हैं कि इस पॉइंट पे मिला, इस पॉइंट पे भी मिल सकता है, यहाँ भी मिल सकता है, ठीक है, यहाँ भी मिल सकता है, यहाँ भी मिल सकता है, तो ये बहुत सारे पॉइंट पे स्पेस में सुपर इम्पोज कर सकता है, मिल सकता है। तो इन सारे पॉइंट पर क्या होता है, मैक्सिमा मिनिमा का फॉर्मेशन होता है। सो द फॉर्मेशन ऑफ मैक्सिमा मिनिमा इन ए रीजन ड्यू टू सुपरपोजिशन ऑफ वेव इज कॉल्ड इंटरफेरेंस। ये सब पॉइंट पे या तो मैक्सिमा बनता है या तो मिनिमा बनता है। मैक्सिमा मिनिमा का फॉर्मेशन होता है जब भी दो वेव सुपर इम्पोज होता है एक दूसरे के साथ, तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इंटरफेरेंस बोलते हैं। और सस्टेनेबल इंटरफेरेंस का क्या कंडीशन है, ये पहले भी हम बता चुके। सोर्स क्या होना चाहिए, कोहेरेंट होना चाहिए, वेव सेम डायरेक्शन में ट्रेवल करना चाहिए, और वेव मस्ट बी आइडेंटिकल, मतलब सेम एम्पलीट्यूड होना चाहिए, सेम इंटेंसिटी होना चाहिए। अब हम लोग आ जाते हैं टाइप्स ऑफ इंटरफेरेंस में, कि कितने तरह का इंटरफेरेंस होता है। दो तरह का इंटरफेरेंस होता है, एक को हम लोग बोलते हैं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और एक को बोलते हैं डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो पहले हम लोग फोकस करते हैं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में। ध्यान से इस ग्राफ को देखो, एक ब्लैक है, एक ब्लू है, एक रेड है। ये जो ब्लैक और ब्लू है इसका एम्पलीट्यूड लगभग सेम है, थोड़ा सा दिखाने के लिए हम थोड़ा सा बस केवल डिफर किए हैं। अब अगर हम ध्यान से देखें तो ये दोनों वेव एक ही जगह से स्टार्ट हो रहा है, ये ब्लैक वाला और ब्लू वाला एक ही जगह से स्टार्ट हो रहा है, एक ही साथ मैक्सिमा पहुंच रहा है, एक ही साथ मिनिमा पहुंच रहा है, फिर एक ही साथ जीरो पहुंच रहा है। तो जब भी दो वेव एक साथ मैक्सिमा, एक साथ मिनिमा और एक साथ जीरो पहुंचता है, तो वैसे वेव को बोलते हैं हम लोग कि वैसा वेव सेम फेज में सुपर इम्पोज कर रहा है। और सेम फेज में सुपर इम्पोज करने के कारण क्या होता है कि रिजल्टेंट वेव जो होता है वो ये रेड कलर का हो जाता है, यानी एम्पलीट्यूड बढ़ जाता है। नेट एम्पलीट्यूड क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। एम्पलीट्यूड क्या होता है, मैक्सिमम हो जाता है। तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का मतलब क्या है, ग्राफिकली होप आप लोग समझ गए होंगे कि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का मतलब क्या है। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का मतलब ये है कि जब भी दो आइडेंटिकल वेव जो कि सेम डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहा हो, अगर सुपर इम्पोज करता है सेम फेज में, तो जो नया वेव जनरेट होता है, जो रिजल्टेंट वेव जनरेट होता है, उसका एम्पलीट्यूड मैक्सिमम हो जाता है। और इस तरह के फेनोमेनन को हम लोग क्या बोलते हैं, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बोलते हैं। और अगर हम डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का बात करें तो ये ब्लैक वाला है वेव और ये है ब्लू वाला वेव, दोनों आउट ऑफ फेज मिल रहा है।
दोनों एक ही जगह से स्टार्ट किया 0, ठीक है। ये ब्लैक वाला मैक्सिमा पहुंचा तो ब्लू वाला मिनिमा पहुंचा, ब्लैक वाला जब 0 पहुंचा तो ब्लू वाला भी 0 पहुंचा, ब्लैक वाला जब मिनिमा पहुंचा तो ब्लू वाला मैक्सिमा पहुंचा। यानी ये जब दो वेव सेम डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहा हो, आइडेंटिकल वेव हो, एम्पलीट्यूड सेम हो और आउट ऑफ फेज मीट कर रहा हो, आउट ऑफ फेज मीट कर रहा हो, तो वैसे में हम लोग को जो इंटरफेरेंस मिलता है, उसमें जो रिजल्टेंट वेव हमको मिलता है उसका एम्पलीट्यूड क्या हो जाता है, 0। ये रेड कलर का हो जाता है। ये देखो, ये पॉजिटिव डायरेक्शन में, ये निगेटिव, नेट 0। तो हर के करस्पॉन्डिंग पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव मिलके क्या हो गया, 0 हो गया। यानी इसमें एम्पलीट्यूड हमको क्या मिलता है, मिनिमम मिलता है, मिनिमम एम्पलीट्यूड मिलता है। तो होपफुली डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस भी समझ में आ गया होगा। लेकिन ये तो थियोरेटिकल वे है समझने का कि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस क्या है, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस क्या है। अब हम लोग बोलते हैं कि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का मतलब अगर हमको समझ में आ गया कि फॉर्मेशन ऑफ मैक्सिमम एम्पलीट्यूड बनेगा। और जब एम्पलीट्यूड मैक्सिमम होगा, हमको पता है कि इंटेंसिटी जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड स्क्वायर होता है। जब एम्पलीट्यूड मैक्सिमम होगा तो डेफिनेट सा बात है कि इंटेंसिटी भी क्या होगा, मैक्सिमम होगा। यानी कहने का मतलब, और इंटेंसिटी का फॉर्मूला हम लोग पता है, आई इक्वल टू क्या होता है, 2I0 प्लस 2I0 कॉस फाई। तो हम बोल रहे हैं कि इंटेंसिटी मैक्सिमम कब होगा, इंटेंसिटी मैक्सिमम होने के लिए ये तो चेंज हो नहीं सकता है, ये 2I0 कांस्टेंट है, ये भी 2I0 कांस्टेंट है। यानी कुल मिला के ये कॉस फाई का वैल्यू ही हमको मैक्सिमम और मिनिमा बता सकता है। यानी अब इसका मैक्सिमम औकात कितना है, 1, और मिनिमम औकात कितना है, -1। यानी एम्पलीट्यूड मैक्सिमम होगा तो इंटेंसिटी मैक्सिमम होगा, और इंटेंसिटी मैक्सिमम होने के लिए कॉस फाई का वैल्यू 1 होना पड़ेगा। और कॉस फाई का वैल्यू 1 कब होगा, कॉस फाई का वैल्यू 1 होगा जब फाई का वैल्यू 0 होगा। कॉस 0 1 होता है, लेकिन केवल 0 का ही वैल्यू तो कॉस 0 1 नहीं होता है। 2π, क्योंकि ये पीरियोडिक है, इसका पीरियड जो होता है, टाइम पीरियड 2π होता है। यानी ये अपना वेव रिपीट करता है, अपना छवि रिपीट करता है 2π के बाद। तो 0 पे अगर हमको 0 1 मिला है तो 2π पर भी क्या मिलेगा, 0 1 मिलेगा, और 4π पर भी क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। यानी कहने का मतलब क्या है कि जब फेज डिफरेंस, ये क्या है, फाई, फेज डिफरेंस, जब फेज डिफरेंस 0 हो, 2π हो, 4π हो, तो हमको क्या मिलेगा, मैक्सिमम इंटेंसिटी मिलेगा। तो फाई को अगर हम जनरल वे में लिखे तो फाई बराबर लिख सकते हैं 2n पाई, जहाँ पर n का वैल्यू 0 1 2 3 इस तरह से इंक्रीज करेगा। n का वैल्यू 0 डालेंगे तो 0 आ जाएगा, n का वैल्यू 1 डालेंगे तो 2 पाई आएगा, n का वैल्यू 2 डालेंगे तो 4 पाई आएगा, है ना। और हम लोग जानते हैं कि फेज डिफरेंस बराबर होता है 2 पाई बाय लेमडा इंटू पाथ डिफरेंस। तो इस 2n पाई को अगर हम 2 पाई बाय लेमडा इंटू पाथ डिफरेंस के बराबर करें तो यहाँ से डेल्टा एक्स का वैल्यू क्या आता है, n लेमडा, है ना। n का वैल्यू यहाँ भी क्या होगा, 0 1 2। तो ये कहलाता है इवन एंड ऑड मल्टीपल ऑफ लेमडा। अब यहाँ पर एकदम बिल्कुल फोकस करने का ज़रूरत है कि हमको क्या पता होना चाहिए। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का मतलब क्या है, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का मतलब है कि मैक्सिमम एम्पलीट्यूड, और मैक्सिमम एम्पलीट्यूड का मतलब है मैक्सिमम इंटेंसिटी। और मैक्सिमम इंटेंसिटी कब मिलता है, कंडीशन क्या होता है, तो दो कंडीशन याद रखना है। फॉर मैक्सिमम इंटेंसिटी का दो कंडीशन है, इन टर्म्स ऑफ फेज डिफरेंस एंड इन टर्म्स ऑफ पाथ डिफरेंस, दोनों ही याद रखना है। ये वाला है इन टर्म्स ऑफ फेज डिफरेंस और ये वाला है इन टर्म्स ऑफ पाथ डिफरेंस। तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं 0 है, 2 पाई है, 4 पाई है। यानी ये कहने का मतलब क्या है, ये इवन मल्टीपल ऑफ पाई है। जब फेज डिफरेंस इवन मल्टीपल ऑफ पाई होता है तो हमको क्या मिलता है, मैक्सिमम इंटेंसिटी मिलता है, यानी कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है। और अगर हम पाथ डिफरेंस के टर्म में बात करें तो जब पाथ डिफरेंस इवन या ऑड मल्टीपल ऑफ लेमडा होता है और कोई मिसिंग नहीं होता, 0 लेमडा भी होगा, 1 लेमडा भी होगा, 2 लेमडा भी होगा, 3 लेमडा भी होगा। यानी इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ लेमडा जब भी हमको मिलेगा तो उसमें हमको क्या होगा, पाथ डिफरेंस जब भी इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ लेमडा होगा तो हमको क्या मिलेगा, मैक्सिमम इंटेंसिटी मिलेगा, मतलब कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा। इसीलिए हम बोले कि हमको इंटेंसिटी पता होना चाहिए इन टर्म्स ऑफ फेज डिफरेंस एंड पाथ डिफरेंस। तो ये फेज डिफरेंस का है और ये पाथ डिफरेंस का है। सिमिलरली मिनिमम इंटेंसिटी के लिए वही कॉस फाई का मिनिमम वैल्यू क्या है, -1। कब होता है, जब फाई का वैल्यू पाई हो। लेकिन एक ही वैल्यू तो नहीं है क्योंकि ये पीरियोडिक फंक्शन है, पीरियोडिक फंक्शन 2 पाई, इसका टाइम पीरियड 2 पाई है, तो ये हर 2 पाई के बाद अपना वैल्यू रिपीट करेगा। तो हम
2 पाई इसमें ऐड करते जाएंगे, पाई से 3 पाई से 5 पाई, यानी कहने का मतलब ये क्या हो गया, ये हो गया अगर हम मिनिमम इंटेंसिटी का बात करें इन टर्म्स ऑफ फेज डिफरेंस, तो कंडीशन क्या है, फेज डिफरेंस मस्ट बी ऑड मल्टीपल ऑफ पाई। देखो ध्यान से देखो, एड ऑड मल्टीपल ऑफ पाई हो, तो हम इसको जनरल वे में लिख सकते हैं 2n + 1 पाई, तब n का वैल्यू 0 1 2 3 इस तरह से स्टार्ट होगा, 0 से स्टार्ट होगा। और अगर हम लिखेंगे 2n - 1 पाई, तब n का वैल्यू 1 से स्टार्ट होगा। हम दोनों लिख सकते हैं, 2n + 1 पाई भी लिख सकते हैं और 2n - पाई भी लिख सकते हैं, लेकिन ध्यान देना है जब भी प्लस वाला लिखेंगे तो n का वैल्यू 0 से स्टार्ट होगा, और जब माइनस वाला लिखेंगे तो n का वैल्यू 1 से स्टार्ट होगा। अब ये फेज डिफरेंस के टर्म में मिनिमम इंटेंसिटी का कंडीशन था, तो पाथ डिफरेंस के टर्म में भी मिनिमम इंटेंसिटी का कंडीशन जान लेते हैं। तो वो क्या होता है, जब ऑड मल्टीपल ऑफ λ/2 होता है तो हम लोग उसको बोलते हैं क्या, मिनिमम इंटेंसिटी मिलता है, यानी हमको डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मिलता है। और कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का मतलब है हमको ब्राइट फ्रिंज मिलता है, यानी जहाँ पर भी हमको कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा वहाँ ब्राइट फ्रिंज बनता हुआ दिखेगा, वहाँ ब्राइट नज़र आएगा, और जहाँ नहीं बन रहा वहाँ क्या नज़र आएगा, वहाँ डार्क नज़र आएगा, डार्क डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में। तो ये क्या है, ये ब्राइट फ्रिंज का फॉर्मेशन होता है, और इसमें क्या होता है, इसमें डार्क फ्रिंज का फॉर्मेशन होता है। अब हम लोग इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व को देख लेते हैं, क्योंकि इंटेंसिटी का हम लोग को फॉर्मूला है I = I0, I = 4I0 cos स्क्वायर 5/2। तो हम लोग देखें फाई का वैल्यू जब 0 होता है तो मैक्सिमम इंटेंसिटी मिलता है, तो मैक्सिमम इंटेंसिटी कितना होगा, 4I0, क्योंकि cos फाई का वैल्यू 1, तो 2I0 + 2I0 कितना हो जाएगा, 4I0, है ना। तो अब हम इंटेंसिटी का इधर वाई एक्सिस पे इंटेंसिटी को रखे हैं, और एक्स एक्सिस पे हम फेज डिफरेंस को भी रख सकते हैं या पाथ डिफरेंस को भी रख सकते हैं। जब फेज डिफरेंस 0 होता है तो मैक्सिमम इंटेंसिटी बनता है, जब फेज डिफरेंस फिर से 2 पाई होता है तो मैक्सिमम इंटेंसिटी बनता है, जब 4 पाई होता है तब भी मैक्सिमम बनता है। और पाथ डिफरेंस के टर्म में अगर बात करें तो डेल्टा एक्स यहाँ पर क्या होगा, 0, यहाँ पर क्या होगा, लैम्डा, यहाँ पर क्या होगा, 2 लैम्डा। इसीलिए हम क्या किए हैं, 1 से स्टार्ट किए हैं, 4I0 से स्टार्ट किए हैं, और ये बीच में क्या बनता है, मिनिमा बनता है। यहाँ पर क्या बनता है, मिनिमा 0, देखो पाई, जब n का वैल्यू हम लोग यहाँ 0 डालेंगे, n का वैल्यू जब 0 डालेंगे तो ये वाला टर्म खत्म हो जाएगा, पाई का वैल्यू क्या होगा, पाई। तो पाई में क्या बोलता है, मिनिमा, मिनिमा का मतलब डार्क, इसीलिए ये 0 हुआ। फिर अगला यहाँ पर आके क्या हो जाएगा, 2 पाई पे मैक्सिमम। तो ये ग्राफ इस तरह से ये वेरी करता रहता है। ये यही इंटेंसिटी सॉरी यही इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व है। और ये इंटेंसिटी जब हम लोग अगले दिन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट पढ़ेंगे तो उसमें जो इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व होता है वो यही वाला होता है, ठीक है। और ये वाला इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व होने के लिए सोर्स जो होना चाहिए कोहेरेंट होना चाहिए। जो हम कंडीशन लिखे हैं सूटेबल कंडीशन ना, ये सोर्स क्या होना चाहिए, कोहेरेंट होना चाहिए। अब इनकोहेरेंट सोर्स की अगर हम बात करें तो इनकोहेरेंट सोर्स के केस में, यानी कहने का मतलब सोर्स जब इनकोहेरेंट हो तो हम किसी पार्टिकुलर लोकेशन पर नहीं बता सकते हैं कि इस जगह पे मैक्सिमा बना है कि मिनिमा। जैसे ये वेव चला इस पॉइंट पे मिला, यहाँ से भी एक वेव चला इस पॉइंट पे मिला, यहाँ भी मिला और यहाँ भी मिला। तो अगर S1 S2 सोर्स अगर इनकोहेरेंट है तो पार्टिकुलर इस पॉइंट पे हम नहीं बता सकते हैं कि इंटेंसिटी कितना है, यहाँ पर भी नहीं बता सकते इंटेंसिटी कितना है, यहाँ पर भी नहीं बता सकते इंटेंसिटी कितना है। कहने का मतलब क्या है कि हम नहीं बता सकते हैं कि कहाँ पर ब्राइट फ्रिंज का फॉर्मेशन हो रहा है, कहाँ पर डार्क फ्रिंज का फॉर्मेशन हो रहा है, जब सोर्स इनकोहेरेंट होता है। जब सोर्स कोहेरेंट होता है तभी हम किसी पार्टिकुलर लोकेशन पे बता सकते हैं एग्जैक्टली हाँ यहाँ डार्क फ्रिंज बन रहा है या ब्राइट फ्रिंज बन रहा है। लेकिन अगर सोर्स इनकोहेरेंट होता है उस केस में हम लोग डिफाइन नहीं कर सकते हैं किसी पार्टिकुलर पॉइंट पे, किसी पार्टिकुलर लोकेशन पे कि वहाँ पर मैक्सिमम इंटेंसिटी का फॉर्मेशन हो रहा है या मिनिमम इंटेंसिटी का फॉर्मेशन हो रहा है। इसीलिए इनकोहेरेंट सोर्सेस के लिए हम लोग
किसी पार्टिकुलर लोकेशन पे इंटेंसिटी बताने के बदला क्या करते हैं कि हम लोग एवरेज इंटेंसिटी किसी भी रीजन में डिफाइन करते हैं कि इस रीजन में ओवरऑल इंटेंसिटी क्या है। और इंटेंसिटी जो होता है वो I इक्वल टू 2I0 प्लस 2I0 cos फाई था। तो एवरेज इंटेंसिटी का ये सिंबल है एंगुलर ब्रैकेट, तो एंगुलर ब्रैकेट हम इधर भी ले लिए। अब ये 2I0 प्लस 2I0 cos फाई है, तो एवरेज लेने का ये तरीका है, 2I0 का अलग से लेंगे, 2I0 cos फाई का अलग से लेंगे। अब ये 2I0 तो कांस्टेंट है, और कांस्टेंट का एवरेज क्या होता है, कांस्टेंट ही होता है, इसीलिए ये 2I0 हो गया। एक्चुअली कांस्टेंट को एवरेज से कोई लेना देना नहीं है, तो यहाँ भी 2I0 बाहर आ गया और cos फाई हो गया। अब ये cos फाई का एवरेज वैल्यू क्या होता है, 0, यानी इंटेंसिटी हमको मिल गया, एवरेज इंटेंसिटी कितना मिल गया, 2I0। यानी हम बोल सकते हैं कि इस पूरे रीजन में ओवरऑल इंटेंसिटी जो है वो 2I0 है। इसका सोर्स, इसका इंटेंसिटी I0 और इसका भी इंटेंसिटी I0, तो यहाँ पर ओवरऑल इंटेंसिटी क्या होता है, ऐड हो जाता है। यानी इनकोहेरेंट सोर्स के लिए ओवरऑल इंटेंसिटी, इंडिविजुअल इंटेंसिटी को हम लोग क्या करते हैं, जोड़ देते हैं, तो हमको नेट इंटेंसिटी पता चल जाता है, ठीक है। और इस पूरे रीजन में ये एवरेज इंटेंसिटी 2I0 डिफाइन किया जाता है, किसी पार्टिकुलर लोकेशन पर हम डिफाइन नहीं कर सकते। इसीलिए बोला जाता है कि को इंटरफेरेंस, सस्टेनेबल इंटरफेरेंस होने के लिए सोर्स क्या होना चाहिए, कोहेरेंट होना चाहिए, क्योंकि तभी उस केस में हम लोग क्या कर सकेंगे, किसी पार्टिकुलर लोकेशन पे मैक्सिमम और मिनिमम इंटेंसिटी का बता पाएंगे कि किस लोकेशन पर इंटेंसिटी मैक्सिमम है और किस लोकेशन पे इंटेंसिटी मिनिमम है। अब ये है कि cos फाई का वैल्यू 0 क्यों हुआ, तो ये हम इंफॉर्मेशन दे रहे हैं कि किसी भी फंक्शन का एवरेज वैल्यू जो होता है उसके पीरियोडिक टाइम पीरियड के लिए कैलकुलेट किया जाता है। तो मान लेते हैं कि फंक्शन है ft, जिसका टाइम पीरियड क्या है t, जिसका पीरियड क्या है t, तो इसका एवरेज वैल्यू किस तरह से डिफाइन किया जाता है, 0 से t इंटीग्रेशन 0 से कैपिटल T ft dt और डिवाइडेड बाय कैपिटल T। जब आप कॉस कोसाइन फंक्शन का, यानी कहने कोसाइन फंक्शन का टाइम पीरियड क्या होता है, 2 पाई, यानी 0 से 2 पाई इंटीग्रेट करेंगे और 1/2 पाई से डिवाइड करेंगे, और कॉस फाई डी फाई को जब हम लोग इंटीग्रेट करेंगे और इसका वैल्यू जब डालेंगे, ठीक है, तो ये वैल्यू क्या आ जाएगा, 0। तो ये तो मैथमेटिकली हो गया, लेकिन हम इसको ग्राफिकली समझाते हैं कि क्या मतलब है। ये 0 से 2 पाई के बीच में हम कोसाइन फंक्शन का ग्राफ बनाए हैं। अगर हम ध्यान से देखें तो ये वाला रीजन प्लस है, यानी ये क्वार्टर रीजन प्लस है, और ये जो क्वार्टर रीजन है ये माइनस है, और ये वाला जो क्वार्टर रीजन है ये भी माइनस है, लेकिन ये वाला क्वार्टर रीजन जो है वो प्लस है। तो एवरेज वैल्यू क्या है, ये प्लस एरिया ये माइनस एरिया, ये दोनों एरिया एक दूसरे को कैंसिल आउट कर लिया, ये वाला माइनस और ये वाला प्लस, ये दोनों एरिया एक दूसरे को क्या कर लिया, कैंसिल आउट कर लिया। इसीलिए ओवरऑल वैल्यू क्या आ गया, एवरेज वैल्यू cos फाई का क्या हो गया, 0। तो ये हम ग्राफिकली समझाने का कोशिश किए हैं, मैथमेटिकली यही है, ठीक है। तो अगले क्लास में हम लोग यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट करेंगे, लेकिन हम बता दें कि अभी तक हम जितना भी बताए हैं इससे बाहर कुछ भी नहीं है यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में, ठीक है। सारा फार्मूला यही यूज होना है, कुछ नया फार्मूला यूज नहीं होगा, बस एक एक्सपेरिमेंटल सेटअप होता है जिसको कि हम लोग ड्रॉ करेंगे, और कंडीशन मैक्सिमा मिनिमा का जो अभी हम लोग पढ़ चुके हैं यही सारा चीज़ कैलकुलेट होगा, ठीक है। थैंक यू।